डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस बहुत ही अहम आर्टिकल को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो है एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। अगर हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो जो वर्ड एरोमेटिक है वो एक ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है, जिसके लफ्जी मतलब है फ्रेगनेंट। इसका मतलब ये है कि ये खुशबूदार कंपाउंड्स को एरोमा का नाम दिया जाता है। इन यूं कहा जा सकता है कि वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर खुशबू मौजूद है वो सारे के सारे एरोमेटिक हैं, और जिनमें खुशबू मौजूद नहीं है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। मगर हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें खुशबू है मगर एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब हमें इसकी डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। मजीद ये है कि ये जितने कंपाउंड्स हैं ये सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और इसके साथ साथ जो है इनके अंदर लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। इसी तरीके से अगर हम इनकी फर्दर डिटेल में जाने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि बेंजीन या वो कंपाउंड जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन हो वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो बिहेवियर है उसको नाम देते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी, यानी the characteristic behavior exhibited by aromatic compounds is called aromatic character or aromaticity। इसी तरीके से जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, और इनके अंदर जो p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को अलाउ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से बात करें तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है कि दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि इन कंपाउंड्स को बड़ी आसानी से एडिशन रिएक्शन देना चाहिए। मगर हैरानगी की बात यह है कि ये एडिशन रिएक्शन देते तो जरूर है मगर निस्बतन कम है। उसके बरक्स ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देते हैं, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स का खासा है। इसी तरीके से इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, यानी दे हैव लो हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, लो हीट ऑफ कंबस्शन, एंड इसी तरीके से दे शो सफिशिएंट रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिंग्स के अंदर कार्बन के एटमों के हवाले से बात करें तो 5, 6 और 7 मेंबर रिंग जो होंगे उन्हीं के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि p ऑर्बिटल जो होंगे वो आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंगल स्ट्रेन मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हक्कर रूल का सहारा लेते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन पे बेस करता है। इसके मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन रिंग्स जो होंगे एरोमेटिक सिस्टम को बनाएंगे कि जिनके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल टू 4n+2 के होंगे। यहाँ n जो है वो वेरिएबल है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और कोई भी मुकम्मल हिस्सा हो सकता है। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करें तो अगर n की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये 0 और ये वैल्यू टोटल 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 + 2 6 के बराबर। इसी तरीके से 10 और 14, गोया ये तमाम 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखने वाले जिनके अंदर 4n+2 2 6 10 14 होंगी एरोमेटिक, और अगर इसके बरक्स 4 8 12 होते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे प्लेनर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कॉन्जुगेटेड स्पीशीज हैं। कॉन्जुगेटेड से मुराद ये है कि दे हैव अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, कि जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे की मौजूदगी से वो मोर स्टेबल होंगे अपने ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड स्पीशीज के हवाले से। अगर हम हक्कर रूल की डिवीजन के हिसाब से बात करें तो उसके मुताबिक उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिवाइड किया। जैसे साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के हवाले से बात करें तो उसके अंदर 3 एटम है, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला ऑर्बिटल जो है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पहले शेल में होगा, जबकि उसके बाद वाले शेल के अंदर 2-2 ऑर्बिटल होंगे,
और दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, दोनों डीजनरेट होंगे। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन के अंदर क्योंकि सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम साइक्लोब्यूटाडाइईन के हवाले से बात करते हैं तो इसमें 4 एटम हैं, 4 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लिहाजा इससे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जो कि 3 शेल्स के अंदर लाई करेंगे, जिनको हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेल्स या पाई क्वांटम नंबर का नाम देंगे। पहले शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, दूसरे शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल और तीसरे शेल के अंदर भी एक ऑर्बिटल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को तकसीम करने की कोशिश करें तो पहले शेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे शेल के 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों डीजनरेट हैं, लिहाजा उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये डाई रेडिकल होगा, ये अनस्टेबल होगा रूटीन के कंपाउंड्स के निस्बत, और ये एरोमेटिक नहीं होगा। इसी तरीके से बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जिनको 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेल्स में तकसीम करेंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन उनके अंदर लाई करेंगे। ये दोनों ऑर्बिटल डीजनरेट इक्वल एनर्जी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पे बचते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड है, मोर स्टेबल होगा। इसी तरीके से साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन जो है, इसके अंदर 8 कार्बन के एटम हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे 2 ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद फिर 2 ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। मूर्स रूल के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर लाई करेगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसके साथ जो होंगे ये डाई रेडिकल होंगे, लिहाजा ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोलिन्स की बात करें तो इनको एनिलीन भी कहते हैं। एनिलीन जो है उसमें रिंग साइज को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मेंशन करते हैं, जैसे बेंजीन के लिए 6 एनिलीन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन के लिए 8 एनिलीन मेंशन करते हैं। अगर हम एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया के हवाले से बात करें तो हमें चंद बातों को जहन में रखना है। पहली बात यह है, इट मस्ट हैव साइक्लिक एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। गोया वो कंपाउंड जो एसाइक्लिक होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। इसी तरीके से ईच एटम ऑफ द रिंग must be sp2 hybridized to provide its unhybridized p orbital for extended pi bonding। इसी तरह से इसको हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए, यानी इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके अंदर अनयूजुअल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ड्यू टू दी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होने की वजह से इनको एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए शर्त है कि वो एडिशन से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ वो रगबत रखते हैं। इसी तरीके से इनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल और अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए, सिवाय इसके कि किसी वजह से सिमेट्री डिस्टर्ब हो, हेटेरो एटम की वजह से या कोई और रीजन हो सकता है। इसी तरह it should be diatropic, यानी it is able to sustain ring current induced by a magnetic field। इसी तरीके से अगर हम एविडेंस ऑफ एरोमेटिसिटी के हवाले से बात करें, उसमें पहला केस लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसमें एग्जांपल लेते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन की, जिसमें 3 कार्बन के एटम हैं, हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है, मगर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। गोया ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस होती है, 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यही वजह है कि इसकी स्टेबिलिटी अपने एसाइक्लिक कैटाइन के निस्बत ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यही वजह है कि उसके अंदर अल्टरनेटिव 3 सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से इसको एरोमेटिक सेक्सटेट भी कहते हैं। अगर हम
हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें और उसमें 5 मेंबर रिंग पायरोल के हवाले से बात करें तो इसके अंदर 4 कार्बन के एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हर कार्बन के एटम के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है और एक एक उनमें पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर मौजूद है इसका ऑर्बिटल उनके पैरेलल है। यही वजह है कि वो डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। 2 ये इलेक्ट्रॉन और 4 ये इलेक्ट्रॉन मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएंगे और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जबकि अगर हम फ्यूरान के हवाले से बात करते हैं तो फ्यूरान में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनमें से एक लोन पेयर जो होगा इनके पैरेलल है और उसी तरीके से डीलोकलाइजेशन का हिस्सा बनेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जबकि ये ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर है, डीलोकलाइजेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। यही वजह है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर हम थॉर्फीन की बात करते हैं तो सल्फर का मामला भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम पिरिडीन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे 5 कार्बन के एटम है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि छठा इसके अंदर नाइट्रोजन का एटम है, उसका लोन पेयर जो है उसके लोन पेयर का ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर है और वो डीलोकलाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। यही वजह है कि ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही 1,3 साइक्लोपेंटाडाइईन जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे ये CH2 कार्बन मिथाइलिन कार्बन जो है ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन को रोक देगी, जबकि हैरानकुन बात यह है कि ये एक निस्बतन एसिडिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन आसानी से रिमूव कर देता है अगर इसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कांटेक्ट हो। जब ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके साथ जब शामिल होंगे तो ऐसी हालत में ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा, ये भी एरोमेटिक होगा और निस्बतन स्टेबल एनाइन बनाएगा। यानी साइक्लोपेंटाडाइईन जो है वो एरोमेटिक नहीं है, जबकि उससे बनने वाला एनाइन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन जो है ये एक एरोमेटिक एनाइन है। इसी तरह से अगर हम 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राईन की बात करते हैं, यहाँ पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। जबकि अगर ये हाइड्राइड आयन निकालता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे पास साइक्लोहेप्टाट्राईन कैटाइन बनेगा और इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे अगर हम कार्बन को गिन के देखें तो टोटल 7 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यही वजह है कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है। लिहाजा साइक्लोहेप्टाट्राईन कैटाइन एरोमेटिक, जबकि साइक्लोहेप्टाट्राईन जो है ये नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह से अगर हम 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, उसकी मिसाल है नेफ्थलीन की। ये हक्कर रूल के मुताबिक एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करता है। ऐसे ही अगर हम साइक्लोडेकापेंटाडाइईन की बात करें, ये एक अनस्टेबल है। हालांकि ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, मगर इसमें नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की इंटरएक्शन की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। यही वजह है कि इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर हम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की बात करें जो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, हालांकि ये एक डाई रेडिकल होना चाहिए। अगर हक्कर रूल के मुताबिक इसके इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो होंगे वो अनपेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ये डाई रेडिकल है, साइक्लोब्यूटाडाइईन की तरह है, अनस्टेबल होना चाहिए, मगर ये निस्बतन स्टेबल है। उसकी वजह ये है कि ये प्लेन से हटके टप शेप में एग्जिस्ट करता है। इसके p ऑर्बिटल्स आपस में आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। यही वजह है कि ना तो ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है।
बल्कि उसके अलावा ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि दोनों साबका केसेस के अंदर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो थी वो जरूरी थी, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। और नॉन एरोमेटिक क्या है? एक प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीन शोइंग नाइदर स्टेबलाइजेशन नॉट डिस्टेबलाइजेशन इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। हम लोगों ने एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल को डिस्कस किया और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स कैटाइन या फिर एनाइन डिस्कस किए जो जाहिरी तौर पे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते थे, मगर हक्कल रूल के मुताबिक और उनकी स्टेबिलिटी को देखते हुए उनको भी एरोमेटिक कंपाउंड में शामिल किया जाता है।